हेलो, नमस्कार एंड स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, शानदार। तो आज की वीडियो में एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हम एक इजी सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो अपना हाल चाल बताइए कमेंट बॉक्स में विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर आपके लिए जस्ट बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आपने इशू ऑफ शेयर ऑलरेडी कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। तो इशू ऑफ शेयर जिसका हो चुका है, इशू ऑफ डिबेंचर जस्ट यूं यूं और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इजी हो जाएगा एकदम। देखो, शेयर सर्टिफिकेट की तरह डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को। ठीक है, किस लिए? लोन लेने के लिए। अब शेयर इशू करते हैं तो शेयर जो खरीदता है वो शेयर होल्डर ओनर बन जाता है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो जो लोग डिबेंचर खरीदते हैं वो डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं, और डिबेंचर होल्डर वो क्रेडिटर होते हैं। यानी कि कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू करती है लोन लेने के पर्पज़ से। ठीक है, लोन लेने के पर्पज़ से डिबेंचर को इशू किया जाता है। देखो, क्या मैंने थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। डिबेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि डेट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट का डेट जो कंपनी उधार ले रही है। ठीक है, अब मेंशनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितना अमाउंट भी पब्लिक से डिबेंचर के फॉर्म में लेगी, ठीक है, जैसे कि कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो लोग खरीदेंगे, तो लोग पैसे देंगे कंपनी को। ठीक है, तो उस पैसे पे कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। वो एक स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट पे करती है। वो स्पेसिफिक रेट जो होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि आपका जो पैसा है वो किस टाइप से पे किया जाएगा। और टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब कब पे किया जाएगा, हाफ ईयरली पे किया जाएगा, फिर एनुअली पे किया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मेंशन होगी। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का जो अमाउंट है वो कब पे किया जाएगा। पेमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लोन, कि ये हम जो पैसा ले रहे हैं वो कितने समय के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एंड स्पेसिफिक डिटेल ऑफ कंपनी या फिर सिक्योरिटी, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी या कंपनी उसमें मेंशन होगी। ठीक है, इट में भी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, देखो, जो डिबेंचर होता है वो पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी। ठीक है, शेयर के केस में डिस्काउंट अलाउ नहीं था, लेकिन डिबेंचर के केस में सब कुछ अलाउड है। ओके, पार का मतलब कि लेट सपोज जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो ₹100 का है, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है, ये ₹100 का है। तो इसको जब 100 पे इशू करेंगे तो पार होगा। अगर 100 से एक्स्ट्रा पे इशू करेंगे, लेट सपोज कि 110 पे इशू हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रीमियम हो जाएगा। और यही 100 वाला अगर 90 पे इशू हुआ है या 100 से कम पे, 95 पे, 90 पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। और जो डिबेंचर इशू किया जा सकता है वो टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, इसका जो 10 ईयर तक के लिए हम डिबेंचर यानी कंपनी इशू कर सकती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जो कंपनी होती है, उनके लिए मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, 30 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, नहीं तो नॉर्मल 10 ईयर तक ही जो है डिबेंचर इशू किया जा सकता है फॉर द पीरियड। चलिए, और कुछ टाइप्स वगैरह इसमें बहुत सारी है, सिंपल है, इजी है, पढ़ लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा वो करते हैं कि इशू कितने कितने टाइप से किया जा सकता है। पार पीन में तो ठीक है, डिस्काउंट, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो इसको थोड़ा सा और टाइप्स में देखते हैं, टाइप्स ऑफ इशू। कि इशू जो है वो किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहला है फॉर कैश, कैश के लिए इशू किया जा सकता है। दूसरा फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, आपने इशू में भी ये सब पढ़ लिया है, मतलब शेयर वाले चैप्टर में भी। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, इसको बोलते हैं परचेस ऑफ एसेट वगैरह के लिए भी इशू कर सकते हैं। या फिर फॉर कोलेट्रल, फॉर कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब कि एडिशनल सिक्योरिटी। एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर कैश, कैश के अंदर 3 टाइप से इशू किया जा सकता है। एट पार, ठीक है, पार पे। ठीक है, बी एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, और सी जो है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। और अदर देन कैश में भी यही सेम चीज़ें हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये सेम जो है वो अदर देन कैश में भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, और कोलेट्रल का अलग से केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल
पोर्शन पर लेके चलता हूँ उस चैप्टर के कि जब कंपनी इशू करती है तो उसको जो पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री किस टाइप से होगी। जस्ट सेम लाइक शेयर है, जैसे शेयर में एंट्री करते थे वैसे ही डिबेंचर में भी एंट्री करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग एस एम सिगुला की बुक एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रिमी लिमिटेड से है। एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक का उठाएंगे और हमारा जो है टॉपिक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो बोला है कि रिमी लिमिटेड ने इशू किया है 1012% डिबेंचर 100 ईच एट पार, पेबल है 10 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन पे 40 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 25 रुपये फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन 25 रुपये फाइनल कॉल, ठीक है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एंड ड्यू, ठीक है, सारा मनी रिसीव हो गया है तो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिमी लिमिटेड, ठीक है। तो एंट्री करना शुरू करते हैं फटाफट, चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के साथ समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिमी लिमिटेड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस। ओके, रिमी लिमिटेड के बुक्स में एंट्री हम लोग कर रहे हैं। पहला एंट्री क्या होगा, जब इशू करेंगे, ठीक है, तो इशू की एंट्री क्या होती है, इशू करेंगे तो लोग क्या करेंगे, कितना कितना उनको चाहिए उनका पैसा और एप्लीकेशन के साथ उनका पैसा देंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन के साथ अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा देंगे, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10 रुपये एप्लीकेशन पे। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर है तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन में वो सारे लोग हैं, ठीक है, जो डिबेंचर के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो हमने इशू किया है 1000 डिबेंचर और एप्लीकेशन पे है 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट आया होगा, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 और 10,000, ठीक है। नरेशन लिखना है, नरेशन क्या लिखना है, नरेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी लिखो बस कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना, जो इससे समझ में आता है कि पैसा एप्लीकेशन का आया है, सिंपल। तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना तो लिख सकते हो, छोटा लिखो लेकिन लिखो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। मैं अगली एंट्री से नरेशन बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरी एंट्री क्या होती है, अब डिबेंचर हमें अलॉट करना है, ठीक है। लोगों ने अप्लाई किया, हम डिबेंचर देंगे, ठीक है। तो डिबेंचर देंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो। अभी जो बैंक में पैसा पड़ा है डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है, अब जब वो हम उनको डिबेंचर दे देंगे, ठीक है, तो वो डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे और उनका पैसा डिबेंचर में एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ हमने डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम का पैसा जो है वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, सिंपल भाई 10,000 और 10,000, ठीक है। इस ऑप्शन में ऑलरेडी ये चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, पैसा तो बैंक में ही रहेगा, ठीक है, बस नाम बदल दिया जाएगा, पहले वो एप्लीकेशन का पैसा था अब वो डिबेंचर का पैसा है, क्योंकि हमने डिबेंचर दे दिया है, डिबेंचर अलॉट कर दिया है, ठीक है। तीसरा एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, जो कि है 40 रुपीज़ का। तो क्या होगा, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस ऑप्शन में डिटेल में सारी चीज़ें का मीनिंग वगैरह समझा दिया गया है, तो बस एंट्री अभी तो बस रिवाइज ही एक तरीके से कर रहे हैं, सिंपल और कुछ नहीं। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट। तो ये कितना होगा, 1000 डिबेंचर है और इस पे है 40 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 40,000, 40,000 पैसे हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है। बिंग डिबेंचर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। डिबेंचर अलॉटमेंट में वो सारे लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है, वो सारे लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो जब पैसा लेना होता है तो वो कंपनी का एसेट हो जाता है, यानी कि डेटर, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है। तो इस अलॉटमेंट पर 40 रुपये लेना है तो 40 रुपये से हम डेटर को बढ़ा देंगे, और जब पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, तो 40,000 और 40,000, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। और ये सब जो है वो फुल फॉर्म में लिखना है आपको, ये जो चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें ये फुल फॉर्म में लिखनी है पूरा पूरा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं या हो जाएंगे मार्क्स डिडक्ट, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री होती है फर्स्ट कॉल की, ठीक है। तो 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 12% डिबेंचर अकाउंट, ये 1000 डिबेंचर और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो 25 रुपीज़ है। तो 25,000 से ड्यू करेंगे कि 25,000 अब हम ले रहे हैं, ठीक है। बिंग, यहाँ पर इसका जो नरेशन होगा क्या होगा, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंड 6 नंबर में जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 1000 इंटू 25 के हिसाब से 25,000 और 25,000 फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा। फिर लिखेंगे बिंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड नरेशन लिख देंगे। सातवां में क्या होगा, सेकेंड कॉल की ड्यू होगी, सेम जैसे फर्स्ट कॉल से सेकेंड कॉल 12% डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। तो ये भी 25 रुपये से ही है, सिंपल, सेम टू सेम एंट्री, कोई डिफरेंस नहीं। 1000 इंटू 25, 25,000 और 25,000 एकदम फुल टू फुल सेम। बिंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू, बिंग डिबेंचर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। और 8वां एंट्री में सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट, 12% डिबेंचर सेकेंड कॉल की सेकेंड कॉल का पैसा हमें मिल गया, बैंक बढ़ गया और ये सेकेंड कॉल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये 25,000 से और ये 25,000 से एंट्री पूरा हो जाएगी, बिंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, सिंपल हो गया क्वेश्चन। कुछ खास थोड़ी था इसमें, कुछ खास नहीं, बहुत ही डिबेंचर यूं बन जाएगा, यूं, बस शेयर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर, चलिए बनाते हैं इसको भी। कॉल इन अरियर बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि आपने कॉल किया, यानी कि आप कंपनी है, ठीक है, एज अ पॉइंट ऑफ कंपनी सोचिए। कंपनी क्या कर रही है, मांग रही है, ठीक है, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो ठीक है पहले आ जाता है, अलॉटमेंट करी फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। तो कोई ऐसा कॉल है जिस पे कोई डिबेंचर होल्डर क्या होता है, पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो गई या फिर कोई और रीज़न है, ठीक है। उन्होंने कोई भी किसी भी कॉल, अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, इन तीनों में से अगर कोई भी कॉल नहीं दे पाता है, उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर, ठीक है, नहीं दे पाता है कॉल इन अरियर। तो जब कॉल इन अरियर होता है तो उस केस में जितना नहीं देता है उसको माइनस करके और जितना हमें प्राप्त होता है उतने से एंट्री पास करते हैं। और इस केस में डिबेंचर जो है फॉरफिट नहीं किया जाता है। शेयर तो फॉरफिट किया जा सकता है और करते हैं, शेयर को फॉरफिट कंपनियां कर लेती है, लेकिन डिबेंचर को फॉरफिट नहीं किया जाता, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। तो इसकी एंट्री किस टाइप से होगी वो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी दो टाइप से एंट्री हो सकती है, तो क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि बीटा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बीटा लिमिटेड ने 15% डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये वाले, जो कि पेबल है 20 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट एंड 55 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। डिबेंचर सारे अप्लाइड हो गए और मैंने ड्यू, लेकिन एक विजय कह करके है जो कि 200 डिबेंचर होल्ड करता है, उसके पास 200 डिबेंचर है, वो फेल हो गया टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो फेल हो गया और हमें एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री, journal entries in the books of बीटा लिमिटेड, ठीक है। बीटा लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं हम लोग हैं। चलिए देख लेते हैं, आप लोग को तो पता होगा ऑलरेडी, तो पास कर दो फटाफट, एकदम सिंपल सिंपल सी चीज़ें तो हैं। तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री सिंपल, जैसे पैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे, और क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का तो पूरा पैसा मिलेगा, सिंपल है। तो 15,000 डिबेंचर है और एप्लीकेशन पर कितना इसमें था, 20 रुपये था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। बिंग बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। दूसरा एंट्री जस्ट ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा एंट्री क्या करना है, जस्ट ट्रांसफ़र कर देना है। तो 15% डिबेंचर जो एप्लीकेशन का नाम से है उस नाम को कैंसिल कर देते हैं, और वो जो डिबेंचर जब दे देंगे तो टू
15% डिवेंचर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट तो 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मैंने ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दी है एंट्री। थर्ड नंबर की एंट्री क्या होती है, सेकेंड क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ड्यू की। ठीक है, तो 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्यू कर दिया, तो ये 15,000 और इंटू कितना है, ये भी जो है वो ये जो है वो 25 रुपये से है। ठीक है, ये जो है वो 25 रुपये से है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 375 हो जाएगा, 3,75,000 375। ठीक है, बिंग क्या इसका नरेशन हो जाएगा, बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, चौथा प्राप्त हो गई अलॉटमेंट के पैसे। ओके, तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा 375 375 375 और 375 हमने रिसीव कर लिए, तो लिख देंगे बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, रिसीव हो गया। पांचवा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, वेरी सिंपल, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं, तो 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो 15,000 इंटू 55 था, 15,000 को 55 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 8,25,000, 8,25,000 और 8,25,000। ओके, इतने से ड्यू हो गया, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6 नंबर पे रिसीव की एंट्री पास कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो यहाँ पे आप चीज़ों को 2 टाइप से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जिसके पास 200 शेयर था, मतलब जो 200 शेयर किसके पास था, 200 शेयर जो विजय के पास था, उन्होंने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 55 रुपये वाला था वो नहीं दिया है। ठीक है, तो 200 इंटू अगर मैं 55 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 55 ये 11,000 रुपये, तो 11,000 इसने नहीं दिया। तो क्या कर सकते हैं, जितना हमें मिलना था 8,25,000 में से 11 माइनस करके दिखा सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि पूरा 8,25,000 से ये दिखाएं, कॉल्स इन अरियर करके दिखाएं 11,000 नहीं मिला है, कॉल्स इन अरियर 11,000 नहीं मिला है। तो आपको जैसे मन है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं दिया है पैसा वो कॉल्स इन अरियर करके लिख सकते हैं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये 200 इंटू 55 रुपये, ये नहीं दिया है डेबिट, 11,000 तो दिया नहीं, तो दिया कितना होगा, यह जो टोटल है वो 8,25,000 से कैंसिल हो जाएगी। आज 8,25,000 में से 11 नहीं मिला तो मिला कितना, तो वो देख लेते हैं, 8,25,000 माइनस 11,000, तो ये 8,14,000 मिला, ये 8,14,000 मिला। ठीक है, 814 हमें प्राप्त हुआ इस टाइप से। या फिर डायरेक्टली 814 और 814 से भी एंट्री पास कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा, तो कॉल इन अरियर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब कॉल्स इन एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है, मतलब जो डिबेंचर होल्डर होता है, वो पहले ही पैसा दे देता है। ठीक है, ड्यू करने से पहले, मांगने से पहले ही। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस में किसी कॉल पर क्या होता है, हमने मांगा भी नहीं है और कंपनी को पहले ही पैसा प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो पहले पैसा मिल जाता है उस पर इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है, इंटरेस्ट भी देती है। तो और कॉल्स इन अरियर में भी
अगर पैसा मान लो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है और सेकंड कॉल पे दे रहा है, दोनों का मिला के, तो कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है डिबेंचर होल्डर से। तो कितना इंटरेस्ट होगा वो मेंशन होगा जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा या फिर जो डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस इशू करेगा उस पर, ठीक है, वो मेंशन होता है एग्रीमेंट में, ठीक है। कितना इशू के टाइम ही बता दिया जाता है कितना आपका प्रोविज़न क्या क्या रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो कॉल्स इन एडवांस में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है कि राजू लिमिटेड ने क्या किया है, इशू करा हुआ है, राजू लिमिटेड ने इशू करा हुआ है 10,000 16% डिबेंचर। देख लेते हैं। 100 ईच अमाउंट जो है वो पेबल है 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट, 60 ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल। सारा मनी रिसीव हो गया है और रामविलास एक 500 डिबेंचर का होल्डर था, उसने सारा पैसा अलॉटमेंट के समय ही दे दिया। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, ठीक है। तो लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राजू लिमिटेड, ठीक है। राजू लिमिटेड के बुक में एंट्री हम लोग पास करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे कैसे एंट्री, अरे ये सब तो आपके लिए यू बन जाएगा। पहला में क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करा हुआ है और एप्लीकेशन पर 10 रुपये है, यानी कि 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र की होगी, 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, यहाँ पर क्रेडिट हुआ तो इसको डेबिट करेंगे 1,00,000 से, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू 16% डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये, सिंपल सी बात है। बिंग डिबेंचर क्या होगा, एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तीसरा जो है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, मांगते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 16% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 16% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर अकाउंट, 16% डिबेंचर अकाउंट, और अलॉटमेंट पे जो है वो 10,000 इंटू कितना, अलॉटमेंट पर जो है वो क्या रुपये है, 30 रुपये है, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना है, 30 रुपये है, तो 10,000 इंटू 30 3,00,000 हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू कर लिए, सिंपल सी बात है। अब 4 नंबर में प्राप्त होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 16% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, वो होगा 10,000 इंटू 30 3,00,000 रुपये, ठीक है। और एक जो शेयर होल्डर है, अरे डिबेंचर होल्डर है रामविलास, वो क्या किया, उसके वो 500 डिबेंचर होल्ड करता है, उसके पास कितना डिबेंचर, 500। उन्होंने अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट का पैसा पूरा दे दिया, साथ में जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पैसा है उसको भी इसी टाइम पे दे दिया, इसी टाइम पे दे दिया, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा और प्राप्त होगा, ठीक है। जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, उसको लिखना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसके पास 500 है, और अगला जो कॉल है इसका तो पैसा यहाँ पे आ गया अलॉटमेंट का, अगला जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर है 60 रुपये, तो 60 रुपये के हिसाब से वो पैसा अभी ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये 30,000 रुपये आएगा। तो टोटल हमने अलॉटमेंट के समय कितना प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट का 3,00,000 और एडवांस पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला भी 30,000 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये 3,30,000 टोटल पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और अब रामविलास क्या करेगा, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो वो नहीं देगा, बोलेगा भैया हमने अलॉटमेंट के समय ही दे दिया है, आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, आप क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, हमने तो दे दिया है, हमने तो दे दिया है, अब काहे का पैसा, ठीक है। तो वो उससे पैसे हमें उस समय नहीं प्राप्त हो गए, क्योंकि हमें अभी ही ऑलरेडी प्राप्त हो गया है यहाँ पे। तो पाँचवा ड्यू करेंगे, पाँचवा क्या कर लेंगे, मतलब फर्स्ट कॉल के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसा ड्यू हो जाएगा। तो 16% डिवेंचर, 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 16% डिवेंचर अकाउंट
ये था 10,000 इंटू 60 रुपये, यानी कि 6 लाख रुपये में मिलने हैं, 6 लाख रुपये। ओके। बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और जब प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना था, 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपये मिलना है। 6 लाख रुपये में से यहाँ पर ऑलरेडी 30,000 मिल चुका है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 30,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो 30,000 वो नहीं देगा इस समय, वो बोलेगा कि हमने अलॉटमेंट के समय ही आपको दे दिया है, ठीक है, तो अब तो हम यहाँ देंगे नहीं। तो 6 लाख में से 30,000 पहले मिल चुका है, तो इस समय जो है टोटल 75 मिलेंगे, ठीक है। लिखेंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, हो गया खत्म। क्या करना था इसमें, एडवांस के समय बस जो मतलब जब मिलेगा एडवांस समय वो यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। एंट्री सिंपल सी रही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा अरियर जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो इधर है, ये देखिए, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स पेड इन एडवांस एक ही साथ है, अरियर और एडवांस जो है वो एक ही साथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग राजू लिमिटेड वाला सॉल्व करेंगे, राजू लिमिटेड वाला, ठीक है। आप बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एडवांस अरियर और एडवांस साइमल्टेनियसली है, ठीक है। तो अरियर एंड एडवांस एक ही साथ में है, अरियर और एडवांस क्या है, एक ही साथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, राजू लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए एंट्री पास करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि जो कंपनी मतलब जो भी एडवांस पैसा देगा, जो भी डिवेंचर होल्डर कंपनी को एडवांस से पैसा देगा, उस एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी, ठीक है, एट द रेट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट का रेट इसने बताया है एडवांस पे, वो है 5% पर एनम के हिसाब से पे करी जाएगी, ठीक है। तो पहला एंट्री शुरू करते हैं, जो कि डेट है कब, 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। तो डायरेक्टली डेट वाइज हमने डेट वाइज शुरू करते हैं, 2014 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का डेट सेम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, राजू लिमिटेड ने 1,000 डिबेंचर 100 पार पे इशू करा है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट का तो कुछ बताया नहीं कितना परसेंट डिबेंचर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो जो डिबेंचर है वो 1,000 डिबेंचर है और 10 रुपये है एप्लीकेशन पे, तो ये 10,000 पैसे आ जाएंगे और ये 10,000, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। देन 1 अप्रैल को ही इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए 10,000 और 10,000, ओके। बिंग एंड नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ओके। बिंग डिबेंचर मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन में डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को ही ड्यू कर लेना है हमें अलॉटमेंट का, ठीक है। अलॉटमेंट को हमें क्या कर लेना है, ड्यू कर लेना है, जो कि अलॉटमेंट पे है 30 रुपये। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, ये 1,000 इंटू 30 रुपीज़ है ना, 30 से अलॉटमेंट पर है, तो ये 30,000 हो जाएगा, 30,000 एंड 30,000 यहाँ पर लिख लेंगे बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर 1 अप्रैल को ही क्या हुआ है, मतलब इसका पैसा हमें जो मिलेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट का 30,000 मिलेगा। इसमें बोला है कि एक जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास कितना डिबेंचर है, और तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। हाँ, डिबेंचर होल्डर जो है वो 300 डिबेंचर जो कि पे किया है पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय पे ही, ठीक है। अलॉटमेंट के समय पे ही पूरा पैसा
दिया है। तो कॉल्स इन एडवांस भी हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस जो डिबेंचर 300 है, उन्होंने इंटू 300 इंटू ये इंटू है 300 इंटू अभी अलॉटमेंट का पैसा यहाँ दिया है, ठीक है। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल बाकी है, तो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और फाइनल कॉल पे 40 रुपये, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, फाइनल कॉल पे 40 रुपये है, तो ये दोनों पैसा अभी ये दे दिया है, ठीक है। तो 40 20 60, 60 और 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 300 मल्टीप्लाई 60, ये 18,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, 18,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। इस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4048 अभी प्राप्त हो जाएगा अलॉटमेंट के समय। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, प्राप्त हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट है वो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये ड्यू कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। ये 1,000 इंटू 20 रुपये यानी कि 20,000, 20,000 हमें लेने हैं 1 अक्टूबर को डिवेंचर होल्डर से फर्स्ट कॉल के। तो बिंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल को हमने क्या किया, मांगा है, फिर 1 अक्टूबर को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। रिसीव का डेट नहीं दिया तो सेम डेट होगी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर की जो डेट है, अच्छा फेल टू पे द बोथ द कॉल्स, हाँ ठीक है। 1 अक्टूबर, अब एक नहीं यहाँ तो नहीं है, इसका जो डेट है 1 अक्टूबर नहीं है, 30 सितंबर है, सॉरी गलती हो गई, 30 सितंबर है, ठीक है। बस डेट एक ही दिन का अलग फर्क है, 1 अक्टूबर 30 सितंबर, 30 सितंबर से एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना, 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर को एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट में 20,000 रुपये मिलने हैं, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस पहले से प्राप्त हो चुका है 300 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से डेबिट, यानी कि ये 3 दूनी 6 जीरो और 2 जीरो, 6,000 तो प्राप्त नहीं होगा, तो 14,000 ही रिसीव होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे कितना 14,000, 14,000, 20,000 में से 6,000 पहले रिसीव हो गया फर्स्ट कॉल का, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों का पैसा रिसीव हुआ है, तो फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल पे दिखाएंगे कि बिंग ये रिसीव हो गया है। उसके बाद ड्यू कर लेते हैं फाइनल कॉल, ओके। फाइनल कॉल का जो डेट है वो है, हो सब गलती हो गया का, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल, फर्स्ट कॉल का 1 जुलाई, और डेट ऑफ 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, वो है इसका है सेकेंड कॉल का, इसका है 1 जुलाई, 1 जुलाई कहाँ मैं देख रहा था, 1 जुलाई, इसको काट दो, इसको 1 जुलाई कर लो, इसको भी काट दो, इसको 1 जुलाई कर लो, 1 जुलाई। 30 सितंबर से हम एंट्री पास करेंगे सेकेंड कॉल की, ये तो ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, डेट ऑफ सेकेंड कॉल 30 सितंबर 2014, ठीक है। तो डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, तो ये जो है एंट्री होगी कितने से, 1,000 इंटू 40 यानी कि 40,000 से, 40,000 और 40,000, ठीक है। इसका लिख देंगे बिंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू, या ड्यू हो गए, ठीक है। तो ये एंट्री इस टाइप से रहेंगी। अब आगे की एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट, आगे की एंट्रीज भी बहुत आसान है। अगला जो एंट्री है वो 30 सितंबर की होगी, 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर की एंट्री पैसा मिलने की होगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट में कितना था, 1,000 इंटू 40 के हिसाब से 40,000, 40,000 में से कुछ कॉल्स इन एडवांस पहले आ चुका है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 300 इंटू 40,
ठीक है, 300 इंटू 40, 40 ही था ना, 300 ही था ना उसका, 300 इंटू 40 यानी कि हाँ ठीक तो है, तो इसका 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 300 इंटू 40 चाहती 12,000 पैसा ऑलरेडी वो दे चुका है, तो 40,000 से 12,000 गया तो 28,000 ही मिलेगा। तो लिख लेंगे बिंग बिंग डिवेंचर सेकेंड कॉल मनी रिसीव। ओके, सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त हो गया है। ठीक है, सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त हो गया। अब इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कंपनी ने बोला है कि लास्ट कॉल पे ही दिया जाएगा, मतलब लास्ट कॉल का जो डेट है उसी डेट पर दिया जाएगा, तो 30 सितंबर ही हमको देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट हमारे लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि हम एंट्री करें कंपनी के बुक में। ठीक है, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट देगी, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, तो वो एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस होगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे कर सकती है। ड्यू भी कर सकते हो यहाँ पर, एक और थोड़ा सा लेंदी और करना है तो ड्यू भी कर सकते हो। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कर सकते हो, सेकेंड एंट्री में डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर सकते हो। मैं सिंपल से एंट्री कर देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट डायरेक्टली पे हो जाएगी। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले और एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट एक्चुअली उसका बनता कितना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करके। ठीक है, उसके बाद 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट है वो नुकसान है, और नुकसान को कहाँ दिखाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नुकसान है तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर इसको लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट, ये सही रहेगा थोड़ा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, अभी डेबिट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? एक नुकसान की वजह से, और नुकसान या फिर एक लॉस या एक्सपेंस की वजह से। ठीक है, वो एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कि जो हमने एक्सपेंस है उसको यहाँ से डेबिट या एक्सपेंस दिखाए थे, यहाँ से हटा के क्रेडिट करें, क्योंकि इसको हमने पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर लिखोगे? बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू, बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे वर्किंग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो डेट है वो कब कब है। ये रहा अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकेंड कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट का जो डेट था वो 1 अप्रैल था, उसके बाद ये 1 जुलाई था ना, मैं देख लेता हूँ, 1 जुलाई और ये 30 सितंबर। ठीक है, 1 जुलाई और ये 30 सितंबर। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना महीना होता है। पहले अब इतना समझ लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई का पहला दिन, तो ये 3 महीना ही हुआ ना। जुलाई का पहला दिन, जुलाई तो पूरा हुआ नहीं, तो जून तक ही लेंगे। ठीक है, यहाँ से अप्रैल पूरा, मई पूरा और ये जून पूरा, ये जून पूरा, तो ये 3 मंथ हो गए, 3 महीने। ठीक है, तो इसका पैसा देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिला, मतलब अलॉटमेंट से 3 महीने के बाद मिलना था तो पहले ही मिल गया। अब सेकेंड कॉल का भी पैसा भी इसी दिन मिला था, अलॉटमेंट के दिन। तो यहाँ से सेकेंड कॉल हमें कितने महीने के बाद करना था? अप्रैल के बाद अगर काउंट करेंगे, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे 6 महीने। हमें फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा लेना था 3 महीने के बाद, और सेकेंड कॉल का पैसा लेना था 6 महीने के बाद। लेकिन दोनों पैसे हमको कब मिल गए? 1 अप्रैल को ही, इसी दिन। ठीक है, तो हमें 3 महीने का और पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे था कितना? फर्स्ट कॉल पे एडवांस ऑफ फर्स्ट कॉल, इस दिन इसका जो था वो कितना था? फर्स्ट कॉल का देखो, एडवांस ऑफ फर्स्ट कॉल जो हमें अलॉटमेंट पे प्राप्त हुआ था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था? तो फर्स्ट कॉल का पैसा था 300 शेयर पे, और फर्स्ट कॉल पे जो ड्यू करना था वो कितने रुपये से करना था, वो मैं देखता हूँ जरा। फर्स्ट कॉल का ड्यू करना था वो 20 रुपये से। एडवांस हमें 6,000 प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो 20 रुपये के हिसाब से 6,000 एडवांस प्राप्त हुआ था फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 6,000 प्राप्त करना था, लेकिन हमने 6,000 यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो हमें 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 6,000 पे। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट 6,000 का 5% इंटू 3 महीने का, 3/12। इसका अगर मैं करूँ 6,000 इंटू 5% इंटू 3/12, तो आ जाएगा 75 रुपये। तो जो डिबेंचर होल्डर होगा उसको फर्स्ट कॉल पे 75 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद एडवांस ऑफ सेकेंड कॉल जो था वह पैसा मिला था 1 अप्रैल को, लेकिन कितना मिला था पहले सेकेंड कॉल का वो देखो। सेकेंड कॉल पे 300 इंटू 40 12,000। ठीक है ना, 12,000। ये 12,000 पैसा लेना था हमें 30 सितंबर को, लेकिन हमको मिल गया 1 अप्रैल को ही। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ होते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 महीना, क्योंकि 6 महीना पहले ही हमको पैसा मिल गया। पैसा मिला था 30 सितंबर को, लेकिन मिल गया 1 अप्रैल को। 6 महीना पहले मिला, तो 6 महीना का पूरा 6 मंथ का कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। 12,000 का 5%, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 5% से इंटरेस्ट पे करेगी, इंटू 6/12। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 12,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो ये 300 रुपये आ गया। ठीक है, 300 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगी? टोटल इंटरेस्ट 300 प्लस 75, यानी कि 375 रुपये का टोटल इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट 375 ड्यू कर मतलब कि दिखा दिया एक्सपेंस, और बैंक से 375 कट जाएंगे, और हमको प्रॉफिट एंड लॉस से 375 ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस टाइप से एंट्री हो जाती है। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन और ओके, यहाँ पे देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन और डिबेंचर में क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू लिमिटेड करके है। ठीक है, ब्लू लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर इशू करा हुआ है। 12% के हिसाब से 100 रुपये वाले अमाउंट बस पेबल जो है वो 10 एप्लीकेशन पर है, 30 अलॉटमेंट पर है, 60 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 20,000 इशू करा था, 24,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। ठीक है, और जो है वो 1,000 कैंसिल हुआ है, और 8,000 को 5,000 दिया गया है, और एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करना है हमें एंट्री पास करने के लिए बोला है इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को। आज टारगेट है प्रीमियम और डिस्काउंट को भी कवर करने का, लेकिन प्रीमियम तक तो कर लेंगे। ठीक है, ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, कंपनी ने इशू करा है 20,000। कंपनी ने 20,000 इशू करा है, लेकिन 24,000 क्या है अप्लाइड हुआ है। ठीक है, इतना इशू करा है, इतना अप्लाई हुआ है। अलॉट तो जितना इशू करते हैं उतना ही कर सकते हैं, जितना हमने इशू करा है, ऑफर करा है, उतना ही हम दे सकते हैं। अप्लाई तो मान लो कितना भी आ गया, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है।
हम बाकी रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। देखो इसमें 3 मेथड होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। जो एक्स्ट्रा जो 4000 शेयर के लिए अप्लाई 4000 डिबेंचर अप्लाई किया, इस 4000 का पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, 4000 वालों को कम देंगे कि 2000 दे देंगे, लेट सपोज 2000 दे देंगे, ठीक है। 4000 वालों को 2000 दे देंगे और बाकी जो बच गया टोटल 20,000 ही देना है, ठीक है। वो कंपनी बताएगा कि कैसे कैसे देना है, ठीक है। हो सकता है कम किसी को दे, किसी को दे ही ना, इस टाइप से। या फिर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कुछ रिजेक्ट कर दे और कुछ को ज़्यादा जो अप्लाई किया है उसको कम देंगे। तो क्वेश्चन इसमें बताया कैसे है, हम देखो अप्लाइड और अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड करके देखते हैं। अप्लाइड तो टोटल 24,000 ही हुआ है, 24,000 में से अलॉट कर सकते हैं 20,000 हम, ठीक है। 20,000 कर सकते हैं। इसको कैसे कैसे करना है वो बता रहा है कंपनी कि इसमें से 1,000 क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, 1,000 को रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है। और 8,000 वालों को कितना दिया है, 5,000 दिया है। 8,000 वालों को कितना दिया है, 5,000 दिया है। यहाँ पे जो 3,000 है, इसको देखोगे तो ये 3,000 क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन। जो 8,000 मांग रहा है उसको दे रहे हैं हम 5,000, तो 3,000 उसको कम दिए हैं, ठीक है। तो 9,000 और बाकी कितना हो गया, 24,000 में से 9,000, तो इस टाइप से हो गया। और बाकी जो 15,000 है, 15,000 वालों को 15,000 दिया गया है, ठीक है। तभी तो यार 5,000 यहाँ दिए और 15,000 यहाँ, 20,000 ये दे दिए और ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। ये बस एनालिसिस था। और 3,000 यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन आया है। इसका जो पैसा जो है 3,000, देखो अप्लाई किया होगा तो 8,000 पे पूरा पे किया होगा, उसको दिए 5,000, तो 3,000 का पैसा उसका एक्स्ट्रा पड़ा होगा कंपनी के पास। तो जो 3,000 का पैसा है एप्लीकेशन के समय जो एक्सेस आया होगा उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में। उसको क्या बोला जाएगा कि भैया 3,000 तुमको नहीं दे रहे हैं डिबेंचर, 3,000 का जो पैसा दिए उसको रहने दो कंपनी के पास, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो देना ही है, आगे चल के पैसा देना ही है। तो जो जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। अलॉटमेंट में तुम उतना पैसा कम दे देना, ओके। इस टाइप से कहानी चलती है। तो ये क्वेश्चन का पूरा सार रहा। अब एंट्री वगैरह करना शुरू करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड, ठीक है। तो लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड, ठीक है। ब्लू लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास करना शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जो है एंट्री होगी पैसे रिसीव करने की। तो पहला में है बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल से एंट्री जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसमें कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो होगा 24,000 से पैसा आए हैं, 24,000 इंटू एप्लीकेशन पे जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो 2,40,000 और 2,40,000, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद दूसरा एंट्री होगी ट्रांसफ़र की, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। हमने डिबेंचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना करना पड़ेगा, डिबेंचर में तो हम उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना हमने इशू करा है, ठीक है। तो 20,000 इंटू 10, यानी कि 2 लाख से तो ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और 1,000 को हमने रिफ्यूज़ भी कर दिया है, तो उसको पैसे को वापस करा जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 1,000 इंटू कितना, 10 रुपये के हिसाब से 10,000 पैसे वापस चले गए। और जो बाकी एक्स्ट्रा पैसा था 3,000 शेयर का, उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे 3,000 का एक्स्ट्रा पैसा जो 3,000 था ये अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा जाएगा। तो 3,000 इंटू 10 यानी कि 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। एडजस्ट हमने कर दिया एप्लीकेशन मनी को। और तीसरा ड्यू करेंगे, सिंपल सी बस वही घिसी पिटी कहानी चलेगी। 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी
कितना 20,000 इंटू ये अलॉटमेंट पर 30 रुपये है, तो ये 6 लाख रुपये और ये 6 लाख रुपये, ठीक है। 6 लाख से ड्यू हो गई। बिंग नरेशन लिख लेना, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लिया। उसके बाद अब रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए रिसीव भी कर लेते हैं। तो चौथा एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, चौथा एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% ना, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो यहाँ पर के कैसे कैसे पता चलेगा, देखो हमें मिलना था, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, 6 लाख ना, ठीक है। 6 लाख मिलना था, जिसमें से ऑलरेडी 30,000 हमने एक्सेस में ले चुका है, मतलब कि जिसको हमने कम डिबेंचर दिया था उसका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था 30,000, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करना था अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में वो पैसा उतना कम देगा, तो 30,000 को क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 30,000 वो नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा कि मेरा जो था मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया था एक्स्ट्रा, उसको काटो। तो 6 लाख में से 30,000 जाएगा तो 570 ही प्राप्त होंगे, 570 ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 570 से एंट्री पास कर लेंगे, 570 और 570, ओके। 570 से पास हो गई। अब पांचवा एंट्री में कुछ करना नहीं है, सेम वही ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल की, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू टू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी 20,000 इंटू 60 था ना, 60, लास्ट कॉल पे कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 लाख से डी हो जाएगा, 12 लाख बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद छठवां प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। पैसा मिल जाएगा टोटल 12 लाख, इसका तो कुछ लफड़ा हुआ नहीं है, सिंपल 12 लाख से प्राप्त हो जाएगा पैसा। यहाँ पर लिख देना बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। सिंपल सी चीज़ ये हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो एट प्रीमियम है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रीमियम है। तो यहाँ पर देखोगे जरा, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जितना डिबेंचर का अमाउंट है, फेस वैल्यू है, उससे एक्सेस पे कंपनी क्या करती है, इशू करती है, ठीक। एक्सेस पे कंपनी इशू करती है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। लेट सपोज कि कोई डिबेंचर 100 की है, तो उसको अगर कंपनी 110 पे इशू कर रही है तो उसको प्रीमियम बोला जाएगा। और ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ना बताया कि कब लेना है हमें, मतलब डिबेंचर होल्डर से कब ये 10 रुपये एक्स्ट्रा लेना है, तो हमेशा एज्यूम करते हैं अलॉटमेंट पर हम लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन बताएगा कि कब कब हमें लेना है, क्वेश्चन बताएगा कि कितना कितना रुपये कब ले रही है और कहाँ किस कॉल पे ले रही है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी थ्योरी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं, ठीक। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक को देखेंगे, बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड, बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड के बुक में एंट्रीज वगैरह पास करना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ पे हम जो पैसा है प्रीमियम का वो ले रहे हैं। क्वेश्चन में 1,000 डिबेंचर इशू करा गया है, 12% वाले 100 रुपये के थे, 10% प्रीमियम पे इशू करा गया है, ठीक है।
और एप्लीकेशन 1500 डिबेंचर के लिए आया हुआ है, ठीक है। मनी जो है वो एक्स्ट्रा जो है अलॉटमेंट पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद सारा रिसीव हो गया है, पास एंट्री बोला है। तो पहला एंट्री शुरू करते हैं। पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें जो है वो 1500 डिवेंचर एप्लीकेशन आया है, तो 1500 और एप्लीकेशन पर 30 रुपये है, ठीक है। तो 15 या 45,000 45,000 से एंट्री पास होगी, ठीक है। 45,000 से एंट्री पास होगी। तो लिखेंगे बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिखाओ क्या, बुक को देखते हैं, देखो। तो उसमें दिखा देता हूँ, देखो ये 30 रुपये जो है इस पर 5 रुपये प्रीमियम है, यानी कि 25 रुपये डिवेंचर का होगा और 5 रुपये प्रीमियम का होगा। इस पर 30 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम है, यानी कि यहाँ भी 25 रुपये डिवेंचर का होगा, 5 रुपये प्रीमियम का होगा, और बाकी 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, ठीक है। दूसरा में है 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट 45,000। ये जो है वो 1500 इंटू 30 है ना, और 30 रुपये में जो 5 रुपये है वो प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो उसको प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 12% डिवेंचर अकाउंट में तो डिवेंचर का पैसा जाएगा जो कि, और हाँ एक बात और कि हम डिवेंचर में उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना हम इशू किए हैं। तो 1000 इंटू और 25 रुपये के हिसाब से ही जाएगा 25,000, ठीक है। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 5 रुपये के हिसाब से जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें 1000 इंटू 5 रुपये, यानी कि 5,000 प्रीमियम चल गया। और जो बाकी पैसे हैं वो क्या बोलते हैं, एक्सेस है, उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में। तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो बाकी पैसे बच गए 1500 इंटू 30, ठीक है। इसको 15,000 ना, 5 से 15, 3 को 0, ठीक है। तो इसको अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तो अलॉटमेंट में इतना पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय ही एक्सेस मिल गया है। तो क्योंकि एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई हुआ था 1000 हमने इशू करा था, 1500 अप्लाई किया था, तो 500 डिवेंचर एक्स्ट्रा कोई मांग रहा था, उसको कम दिए होंगे, ठीक है। तो 500 का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है 15,000, उसको अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा जाएगा। तो बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हमने एडजस्ट कर दिया है, एडजस्टेड। फिर तीसरा में 12% डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू अलॉटमेंट पे 30 रुपये है, नहीं सॉरी, ये 30 रुपये तो टोटल है, 25 रुपये 5 रुपये प्रीमियम का भी है, ठीक है। तो इसमें 25 रुपये आ जाएगा, तो 25,000 ये आ जाएगा। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये 1000 इंटू 5, यानी कि 5,000 ही आ जाएगा। और टोटल हमें जो अलॉटमेंट पर है वो 1000 इंटू 30 लेना है, 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 टोटल हमें लेना है अलॉटमेंट पे, जिसमें डिबेंचर का 25 रुपये है और प्रीमियम का 5 रुपये है। ये हमने बाइफर्केशन दिखा दिया। तो बिंग यहाँ पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लिए हैं। तो चौथा में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा 1000 इंटू 30, 30,000 और 30,000, 30,000 पूरा रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, 30,000 थोड़ी रिसीव होगा, 30,000 में से 15,000 तो ऑलरेडी यहाँ पर रिसीव हो गया है, तो ये गलत हो गया, इसको भी काट दो। हमें इतना मिलना था, ये सही बात है, ठीक है, फ्लो में वो हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30,000 तो मिलना था, 15,000 एडवांस में ही मिल चुके हैं, तो 15,000 ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 15,000 ही मिलेगा। पर लिख लेना है बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, ठीक है। और पांचवा और छठवां एंट्री तो सेम है,
मतलब कि फर्स्ट कॉल का तो कर ही लोगे आराम से। 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर, ये 1000 इंटू कितना है 50 रुपये, तो 50,000 ये हो जाएगा और 50,000, ठीक है ये होगा। और छठवां एंट्री में क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, ये ड्यू हुआ ना, इसमें नरेशन क्या लिखोगे कि बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, उसके बाद जो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 50,000 से हो जाएगा। यहाँ पर बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो ये सिंपल सा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना था कि जो एक्सेस पैसा आ चुका है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया है, तो अलॉटमेंट पे उतना हमें कम मिलेगा, ठीक है, यानी कंपनी को कम मिलेगा। बाकी ये प्रीमियम वाला केस हो गया कि प्रीमियम जब ना बताए तो अलॉटमेंट पर हम लोग शो करते हैं, ठीक है, और बता दे तो उसी के हिसाब से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट करो, दोस्तों को शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए, और हाँ घंटा दबाना ना भूलिएगा। पहला है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर, हमने मतलब कि कंटिन्यूइंग विद एस एम शुक्ला बुक, ठीक है, एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। इसमें इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट में क्या है कि भारत लिमिटेड ने इशू करा हुआ है 15,000 17% डिबेंचर 100 रुपये वाले 5% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जितना फेस वैल्यू होता है उससे कम पे कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। 25% एप्लीकेशन है, 20% अलॉटमेंट है, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, डिबेंचर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव हुआ है, पास इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट वाला, ठीक है। डिस्काउंट में क्या करते हैं कि हम जो जैसे इसमें 100 रुपये का डिबेंचर है, इसमें 5% डिस्काउंट है। 5% डिस्काउंट कहने का मतलब कि 100 रुपये का 5% कितना हुआ 5 रुपये, ये 5% डिस्काउंट है। यानी कि इशू प्राइस अगर देखेंगे तो इशू प्राइस अगर 100 माइनस 5 रुपये डिस्काउंट दिया गया तो 95, ठीक है। और 95 में से वो कैसे कैसे मंगा रहा है, 25% यानी कि 25 रुपये जो है वो एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर 20% यानी कि 20 रुपये, और बाकी बैलेंस पर है, ठीक है। तो 95 में से 25 एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, अलॉटमेंट पर 20 आ जाएंगे, तो बाकी 50 रुपये जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएंगे, ठीक है। और डिस्काउंट कहाँ है हम नहीं बताया है, इसमें डिस्काउंट इस पे लेना है, इस पे लेना है, इस पे लेना है, नहीं बताया है। तो डिस्काउंट हमेशा जो है वो जो 5 रुपये का डिस्काउंट है वो नहीं बताएगा, तो अलॉटमेंट पर हम कंसिडर करेंगे, कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। यानी कि जो ये 20 रुपये है वो डिस्काउंट होने के बाद है, अलॉटमेंट पर जो है वो ये 20 रुपये जो है वो डिस्काउंट होने के बाद है। तो एक्चुअल में तो 25 रहा होगा ना, तब 5 रुपये डिस्काउंट देने के बाद जो है वो 20 रुपये हम रिसीव करेंगे। तो ये थे बेसिक थ्योरी हो गई क्वेश्चन से रिलेटेड और डिस्काउंट से रिलेटेड। तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो एंट्री होगा लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है। भारत लिमिटेड, भारत लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कैसे कैसे करना है, हो जाइए स्टार्ट। तो उठाइए दोनों हाथ, बोलिएगा जय श्री राम। चलिए, जय भोलेनाथ। पहला क्वेश्चन, अरे पहला एंट्री क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, और कितना परसेंट डिबेंचर है 17%, टू 17% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा, एप्लीकेशन पर 25% 25 रुपये है, ठीक है। और इशू करा गया है टोटल 15,000 डिबेंचर, तो 15,000 इंटू 25 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3,75,000 आ जाएगा, 3,75,000, ठीक है। तो 3,75,000 से एंट्री कर देना है बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। उसके बाद दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र की होती है, तो 17% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, 3,75,000 और 3,75,000, ओके। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी ड्यू करने की, तो 17% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 17% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर में क्या कर लेंगे, तो ड्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू, देखो डिबेंचर के आगे एक यहाँ पर देखना जरा, 17% डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय हम डिस्काउंट को कंसीडर कर रहे हैं ना, जब क्वेश्चन नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट के समय कंसीडर करना है। तो अलॉटमेंट का जब मिलेगा तो 20 रुपये से मिलेगा, यानी कि यहाँ तो आएगा 15,000 इंटू 20 यानी कि 3 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये डिस्काउंट होने के बाद है, डिस्काउंट होने के बाद है, तो एक्चुअल में तो 25 रुपये रहा होगा, तभी 5 रुपये माइनस करने के बाद 20 रुपये हुआ ना। एक्चुअल में तो अलॉटमेंट में 25 रुपये रहा होगा, तभी उसमें 5 रुपये का डिस्काउंट दिए तो 20 रुपये मिला, ठीक है। तो यहाँ पर तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3,75,000, ठीक है। तो इधर तो कम पड़ गया, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ देना, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ये डेबिट, ये 75,000 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 इंटू 5 रुपये का डिस्काउंट, 15,000 इंटू 5, ठीक है। तो 5 रुपये से डिस्काउंट हो गया, तो इस टाइप से नरेशन मतलब एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू में ये 3,75,000 आ जाएगा, मिलेगा 3 लाख, क्योंकि 75,000 का डिस्काउंट दे दिया गया है 15,000 डिबेंचर पे 5 रुपये के हिसाब से। चौथा में बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 15,000 इंटू 20 रुपये से मिलेगा, तो ये 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी, ठीक है। बिंग डिबेंचर का अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, ओके, 3 लाख। अब बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कर ही लोगे, सिंपल, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फिर भी मैं बता देते हैं यहाँ पर 5वां नंबर में कि 17% डिबेंचर फर्स्ट फाइनल कॉल डेबिट, मैं यहाँ बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये देखो 17% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 50 रुपये से हमने निकाला था, डेबिट कर लेंगे तो 17% डिबेंचर अकाउंट 15,000 इंटू 50, 750, ठीक है। और ये 750 से 3 महीने के बाद मिल भी जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 750 से मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से चीज़ें हमें इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट का करना है। डिस्काउंट अगर बता दे कि कहाँ है, नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे ऑलवेज कंसिडर करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि जो है वो फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। फॉर नेक्स्ट टॉपिक है इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, असेट्स की कंसिडरेशन मतलब इस बार हम जो डिबेंचर इशू करेंगे उसके बदले हमें कैश नहीं मिलेगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो कैश नहीं मिलेगा, लेकिन एसेट मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कंपनी खरीदेगी एसेट, उस एसेट का पेमेंट कैश में करने के बाद डिबेंचर इशू कर देगी उस इंसान को जिससे उसने एसेट खरीदा हुआ है, ठीक है। डिबेंचर इशू कर देगी अगर वो एग्री होता है तो यहाँ पर डिबेंचर इशू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखने हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोल रखा है कि कुमुद लिमिटेड ने परचेस किया है लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 99 लाख का, ठीक है। एंड इशू किया है डिबेंचर टू वेंडर एट परचेस कंसिडरेशन, पास एंट्रीज फॉलोइंग केस, ABC 3 केस है, तीनों केस को अच्छे समझ लेते हैं कि जब पार में होगा तो कैसे, प्रीमियम में होगा तो कैसे, और डिस्काउंट में होगा तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुमुद लिमिटेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कुमुद लिमिटेड, कुमुद लिमिटेड के बुक में एंट्री वगैरह पास करना शुरू करते हैं। तो एंट्री तो सेम वैसे ही रहेगी जैसे हमने किया है, बस यहाँ पर एसेट परचेस की एक नई एंट्री जुड़ जाएगी क्योंकि एसेट तो खरीदा है, ठीक है। तो पहला एंट्री तो होगा एसेट खरीदने की, तो एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, ठीक है। थोड़ा सा बुक को इधर कर ले जरा, चलिए। कुमुद लिमिटेड परचेस किया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होती है और एसेट जब भी खरीदती है तो एसेट बढ़ता है, कंपनी का एसेट बढ़ेगा, और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं,
तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। वेंडर से खरीदा है, अगर वेंडर का नाम होता तो वेंडर की जगह उसका नाम लिखते। तो कितने में खरीदा है? 99 लाख में। तो 99 लाख से एंट्री पास कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, क्रेडिट में हमने खरीदा हुआ है। अब इसका पेमेंट होगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के तरीके कैसे कैसे हैं वो, तो पेमेंट जो है वो पहला हो रहा है एट पार, मतलब पेमेंट हो रहा है डिबेंचर इशू करके, और डिबेंचर इशू हुआ है पार पे, ठीक है, पहला में। तो लिखेंगे अब पेमेंट करना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर इज द रिसीवर। यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज हुई थी कि हमें पे करना है, ठीक है। अब उस लाइबिलिटी को कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था क्रेडिट करके, और अब जब उसकी लाइबिलिटी खत्म करेंगे पे करेंगे तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। लाइबिलिटी यहाँ पर रिसीव, लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, यानी कि वेंडर को पैसा मिल रहा है। तो वेंडर को हमेशा कितना पैसा मिलेगा? जितना हमने उससे खरीदा हुआ है। 99 लाख में खरीदा हुआ है तो 99 लाख उसको मिलेगा, ठीक है। अब क्या दे रहे हैं इस बार? तो डिबेंचर दे रहे हैं, तो लिखेंगे टू कितना परसेंट डिबेंचर है? तो 15% ना, तो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बोल रहा हूँ फालतू में। 15% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 99 लाख का डिबेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। 99 लाख का डिबेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, कितना डिबेंचर इशू करा गया है। तो 99 लाख का पेमेंट करना हमें, ठीक है, और एक डिबेंचर 100 का, एक डिबेंचर 100 है तो 99,000 डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 99,000 इंटू 100 दिखा देंगे कि 99,000 डिबेंचर हमने इशू कर दिया है वेंडर को फॉर द पेमेंट, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन के बदले ये इशू हुआ है। तीसरा जो एंट्री होगा, अच्छा, अब दूसरा का ए नंबर था पार पे और बी नंबर है एट प्रीमियम, ठीक है, बी नंबर है एट प्रीमियम, प्रीमियम है 10%, ठीक है। तो इस पर कर लेते हैं। तो वेंडर अब इस बार क्या कर रहा है, अब इसको भूल जाओ, ए नंबर को भूल जाओ कि भाई हम 99 लाख का पेमेंट, अब 99 लाख का हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए हैं। अब उसको जो हम डिबेंचर इशू करके पे कर रहे हैं, जो इशू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। 100 रुपये के डिबेंचर है, 10 रुपये प्रीमियम, यानी कि 110 पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो मिलेगा 99 ही, 99 लाख ही उसको देना है, ठीक है। टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 15% डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब इस बार कितना इशू कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, बाकी नरेशन लिख लेना कि बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? 99 लाख का पेमेंट करना है, एक डिबेंचर 100 का है और 10 रुपये प्रीमियम, यानी कि टोटल 110 पे इशू हुआ है। तो इस केस में 110 करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा डिबेंचर का वो 90,000 आएगा, ठीक है, 90,000। तो 90,000 इंटू 100 रुपये तो डिबेंचर का है, तो 100 रुपये डिबेंचर में जाएगा, यानी कि 90 लाख, और 10% प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। तो 90,000 डिबेंचर और 10 यानी कि 9 लाख का प्रीमियम में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी नरेशन लिख सकते हो। और सी में है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट है ना। तो इस बार 100 का डिबेंचर कितना 90 पे इशू होगा, 100 का डिबेंचर किस पे 90 पे इशू होगा, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं सिंपल वही कि वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, वेंडर को तो 99 देना है, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, मतलब एक कॉलम और आएगा, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इशू, कम सस्ते पे। भाई 100 रुपये का चीज़ आप किसी को 90 पे दे रहे हैं, ठीक है, तो 10 रुपये का आपका लॉस है ना, नुकसान है ना। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर,
ठीक है, डेबिट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करना पड़ेगा, 99 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है, जिसके बदले हम 90 पे इशू कर रहे हैं। 90 कैसे आया है, 100 रुपये का डिबेंचर है और 10 रुपये का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 90 आ गया। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,10,000 आ जाएगा। 1,10,000 डिबेंचर इशू करना पड़ रहा है हमें। तो 1,10,000 डिबेंचर, और डिबेंचर का हमेशा फेस वैल्यू आता है 100 रुपये, यानी कि ये 11 लाख, मतलब 1,11,00,000, ठीक है। 1,11,00,000 बोलो 10 लाख, 1,10,00,000 आ जाएगा, ठीक है। 99 लाख यहाँ गया और बाकी जो पैसा है वो डिस्काउंट में चला जाएगा। 1 लाख इंटू 10 यानी कि 11 लाख जो है वो डिस्काउंट पे जाएगा। ओके, तो इस टाइप से चीज़ें हमें जब पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू करा जाता है डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि एसेट परचेस करने के लिए, तो इसमें किस टाइप से करा जाता है। एक और क्वेश्चन देखें कंसिडरेशन अदर देन कैश का, जो कि एग्जामिनेशन में अगर आया तो उस टाइप का आ सकता है, उस टाइप का आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 को कि ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड ने परचेस किया है बिल्डिंग 1,50,000 का, मशीनरी परचेस किया है 1,40,000 एंड फर्नीचर 10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी। XYZ कंपनी से बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर खरीदा है ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड ने, एंड XYZ लिमिटेड की लाइबिलिटी को भी लिया है 20,000, ठीक है, फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000, यानी कि एसेट लिया और लाइबिलिटी लिया, ये सब ले लिया। इसके बदले ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड ने XYZ कंपनी को 3,15,000 का पेमेंट किया है, ठीक है, बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमें रिकॉर्ड करना है एंट्रीज, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। देखिए सेम उसी टाइप से होगी, बस यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन पहले ही दे दिया है कि हमें कितना पे करना है, कर रहे हैं 3,15,000। तो उस समय हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि अगर फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें चेक करनी होती है। लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड, ठीक है, जर्नल इन द बुक ऑफ ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड। ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड के बुक में हम क्या कर रहे हैं जी, एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आप लोग को पता ही है पहले एसेट खरीदने की एंट्री होती है इस केस में। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या खरीदा है, बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी है 1,50,000 की, ओके। उसके बाद मशीनरी खरीदे है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी भी एसेट है, ठीक है, 1,40,000 की मशीनरी खरीदी है। और फर्नीचर भी एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदी है 10,000 की, ठीक है। और टू लाइबिलिटी भी खरीदी है, ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज़ को तो पे करना पड़ेगा, ठीक है, लाइबिलिटी 20,000 की। और टू XYZ लिमिटेड को हमें कितना पे करना है, 3,15,000, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ पे लिख लेना बिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ XYZ लिमिटेड टेकन ओवर, या फिर परचेस्ड XYZ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने एसेट खरीदा है, मान लो ये सारी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, आप XYZ लिमिटेड है, आप किसी दूसरे कंपनी से क्या किए हैं, मतलब आप ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड है, सॉरी, आप मानिए ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड है और आपने क्या खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, मशीनरी खरीदा है और फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। 1,50,000 का बिल्डिंग खरीद लिया, प्लस 1,40,000 का आपने क्या खरीद लिया जी, मशीनरी खरीद लिया, प्लस 10,000 का आपने क्या खरीद लिया है, फर्नीचर खरीद लिया। आपने 3,00,000 का टोटल सामान खरीदा है। 3,00,000 का खरीदने के मतलब 20,000 की लायबिलिटी भी ली है। 20,000 लायबिलिटी कहने का मतलब उस कंपनी के ऊपर दायित्व है कि वो किसी बाहर वालों को पे करेगी। तो अब आप खरीद लिए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी हो गई है कि आप बाहर वालों को पे करेंगे। तो 3,00,000 का सामान खरीद के लाए, 3,00,000 में से 20,000 किसी दूसरे को देना है, ठीक है। 20,000 का जो प्रॉपर्टी है, 20,000 का लायबिलिटी है, 20,000 वो आपको किसी बाहर वालों को पे करना है। तो 20,000 मान लो बाहर वालों को पे कर देते हैं, तो आपके पास नेट कितना बचा, नेट वैल्यू जानते हो ना, कि एक्चुअल में आपने कितना का मटेरियल, कितना का नेट वर्थ आपने कितना का परचेस किया है। तो 280 का परचेस किया है। अब 280 का परचेस किया है, उसके बदले आप XYZ यानी जिनसे खरीदा है उनको आप 3,15,000 दे रहे हैं।
तो 280 के बदले 315 दे रहा है, यानी कि ज़्यादा दे रहा है। तो जब भी ज़्यादा देते हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आता है, इसको बोलते हैं गुडविल। इसको बोलते हैं क्या है? गुडविल अकाउंट। ये आता है बैलेंसिंग फिगर में, बैलेंसिंग फिगर में। और ये कितना आएगा? ठीक है, 280 का नेट हमने खरीदा हुआ है और 3,15,000 पे किया है, तो ये 35,000 का गुडविल आ गया है। ठीक है, 35,000 का गुडविल, ये हमने एक्स्ट्रा पे किया होगा उसकी गुडविल की वजह से। ठीक है, 35,000 का। अगर यही हम 280 की जगह कम पे करते हैं, ठीक है, 280 से कम पे करते हैं, तो फिर इधर आता बैलेंसिंग फिगर, फिर इधर ही आता। मान लो 270 पे करते तो 10,000 का बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाता। ठीक है, 280 का हमने नेट वर्थ खरीदा है, 280 के बदले हम 270 पे करेंगे, तो फिर 10,000 का हमको फ़ायदा हो गया ना। तो फ़ायदा इधर आएगा और उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब दूसरा इसको एक्स वाई जेड को 315 का पेमेंट करना है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड डेबिट 3,15,000 और टू कितना परसेंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं? टू 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी पर रिजर्व अकाउंट। चलिए नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करना पड़ेगा? तो परचेस कंसिडरेशन 3,15,000 है, 3,15,000। एक डिबेंचर है 100 रुपये का और उसको हम 105 पे इशू करें, 5% प्रीमियम है, तो 105 पे इशू करेंगे, तो 3,15,000 डिवाइडेड बाई 105, 3,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, 3,000 डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर में तो 3,000 इंटू 100 आ जाएगा, यानी कि 3,00,000, और प्रीमियम में 3,000 इंटू 5 आ जाएगा, यानी कि 15,000। ठीक है, बिंग एक्स वाई जेड लिमिटेड पेड, ठीक है, बिंग पेमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर एट 5% प्रीमियम। मेन चीज़ें हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि आप जब भी इस टाइप का दिया रहेगा, तो आप सबसे पहले एसेट माइनस लायबिलिटी करके नेटवर्थ निकालोगे और फिर कंपेयर करोगे आपने कितना में खरीदा है। अगर आपने ज़्यादा पे किया है नेटवर्थ से, तो आप गुडविल आ जाएगा, और कम पे किए हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा, जो कि इधर आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया परचेज कंसिडरेशन, यानी कि अदर एसेट से रिलेटेड, कि अदर चीज़ हम खरीदेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए कोलेटरल सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी भी बढ़िया टॉपिक है। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू करने का ये नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है कि सिंपल समझो कि आप अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कंपनी अगर बैंक में लोन लेने जाएगी, तो बैंक वाला लोन तो ऐसे ही देगा नहीं, उसको चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप 10 लाख का लोन लेने जाएंगे तो गिरवी रखेंगे। तो गिरवी में क्या रखते हैं? गिरवी में अपना प्रॉपर्टी रखेंगे, लैंड रख देंगे, बिल्डिंग रख देंगे, मशीन रख देंगे। ठीक है, या कुछ भी फिक्स एसेट आपको क्या करना पड़ेगा? गिरवी में रखना पड़ेगा, बैंक वालों को देना पड़ेगा गिरवी। ठीक है, कि अगर मान लो बाई चांस जितने समय के लिए ले रहे हैं, उतने समय के बाद अगर आप लोन नहीं चुका पाए, तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी मतलब जो बैंक क्या करेगी कि बैंक के पास जो एसेट गिरवी पड़ा हुआ है, उस एसेट को बेच के अपना लोन का पैसा रिकवर करेगी। ये बात होती है। ठीक है, अगर मान लो कि बैंक सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने जो बिल्डिंग रखी है, अगर आपको लगता है कि बैंक को लगता है कि 10 साल के बाद वो बिल्डिंग की वैल्यू इतनी नहीं है कि मेरी लोन की रिकवरी कर पाए, तो बैंक वाला एडिशनल आपसे कुछ और सिक्योरिटी मांगता है। ठीक है, एडिशनल सिक्योरिटी। तो उसी एडिशनल सिक्योरिटी को बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कि प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ, प्राइमरी सिक्योरिटी तो ये है, ठीक है, बिल्डिंग दे दिए गिरवी में, बिल्डिंग के अलावा अगर कुछ और सिक्योरिटी दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ठीक है, एडिशनल सिक्योरिटी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में हम यहाँ पर क्या इशू कर रहे हैं? डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करी जाएगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो मेथड है। ठीक है, कितने मेथड है? दो मेथड है। दो मेथड्स में से जो पहला मेथड है उसमें क्या बोलता है कि कोई एंट्री पास मत करो। ये जो कोलेटरल हमने इशू किया है डिबेंचर कोलेटरल, कोई एंट्री पास मत करो। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या बोलता है? फर्स्ट मेथड में नो एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड,
नो एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो डिबेंचर हमने इशू नहीं किया है। एक्चुअल में देखा जाए तो आज हमारी लायबिलिटी नहीं है, अराइज नहीं हुई है। ठीक है, डिबेंचर हम भले ही कोलेटरल के रूप में इशू कर रहे हैं, ठीक है, इशू कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेंचर किसी काम का नहीं है। ये काम का कब आएगा, जब जब हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि कंपनी जब लोन रीपे नहीं कर पाएगी, उसके बाद बैंक वाला प्राइमरी सिक्योरिटी जो बिल्डिंग पड़ा हुआ है उसको बेचेगा, उसके बेच के बाद पैसा रिकवर करेगा। अगर वो पैसा रिकवर हो जाता है तो फिर ये डिबेंचर कोई काम का नहीं है। अगर पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, कुछ कमी पड़ जाती है, शॉर्टफॉल पड़ता है, तो उस केस में जितना अमाउंट शॉर्टफॉल पड़ेगा, जितना अमाउंट कम पड़ेगा, ठीक है, उतने का डिबेंचर वो एक्टिव हो जाएगा, उतने का डिबेंचर एक्टिव हो जाएगा। तो उस समय वो डिबेंचर होल्डर का भी राइट इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना, उस समय वो डिबेंचर होल्डर का भी राइट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है कि सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड होता है। मतलब जितने भी फिर बाकी एसेट है उनको बेच के भी वो अपना जो पैसा है उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड में क्या बोला है कि अभी तो इशू कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, कोलेटरल के रूप में, तो उसके कोई एंट्री पास मत करो, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी तो अराइज नहीं हुई ना। एक्चुअल लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब हम पे नहीं कर पाएंगे और उस केस में भी प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच के पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तब एक्चुअल लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, तो अभी तो कोई एंट्री पास मत करो। ठीक है, इसमें तो जब हम लोन लेंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में से कैसे, मेन इसका जो बैलेंस शीट में होता है प्रेजेंटेशन, वो बता देता हूँ कि ये लेट सपोज कि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जब आप बैंक लोन लिखेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में जो बैंक लोन आएगा, जो भी आएगा उसको अमाउंट को लिख देना है। इसके बाद लिख देना है नीचे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, कि कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू करा हुआ है ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डैश डिबेंचर, इतने डिबेंचर ऑफ रुपीज़ डैश इच। ठीक है, बस ये हमें बता देना होता है। और एसेट साइड में क्या होगा, एसेट साइड में जो भी होगा, मतलब कि कैश के अंदर में हम जो भी बैंक से अमाउंट लिए हैं उसको हमें यहाँ पर दिखा देना होता है। ये सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट मेथड में हो जाती है कि भैया कोई एंट्री पास मत करो अब डिबेंचर इशूड, केवल एंट्री पास करना है बैंक से लोन लेने की। ठीक है, तो बैंक से लोन लेने की मैं एंट्री यहाँ बता देता हूँ। बैंक लोन की एंट्री क्या होगी, तो बैंक लोन की एंट्री, बैंक से बैंक में पैसे आ जाएंगे हमारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट कि बैंक से हमने लोन लिया है, अब जितने का लोन लिया है बैंक लोन, वो हमारी बैंक लोन यहाँ आ जाएगी नॉन करेंट लायबिलिटी में, और जो भी हमने लोन लिया है बैंक में यहाँ पर कैश या फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे एसेट साइड में। ठीक है, और बस हमें यहाँ पर शो कर देना होता है कि इसके बदले हमने कोलेटरल भी इशू करा हुआ है, लेकिन कोलेटरल की कोई एंट्री पास नहीं करनी है फर्स्ट मेथड में। सेकेंड मेथड में करनी होती है, उसको कैसे करनी होती है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड में एंट्री पास करनी होती है। एंट्री लिखेंगे, एंट्री फॉर कोलेटरल, कोलेटरल की एंट्री भी पास करनी होती है। तो पहला एंट्री तो पैसे लेने की, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से लोन लेने की एंट्री होगी पहली बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट जी की जितना कभी लोन चाहिए वो लोन हम ले लेंगे। उसके बाद दूसरे में इशू, कोलेटरल इशू, तो डिबेंचर इशू करा हुआ है तो 2% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एंट्री यही होती है ना कि डिबेंचर क्रेडिट होता है। ठीक है, ठीक है, जितने का भी डिबेंचर हमने कोलेटरल के रूप में इशू करा है उसको, और एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी भी अराइज नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम लोग एक डमी अकाउंट ओपन करते हैं, इसको बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो जाती है। अगर ये लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो जस्ट कब ये जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाती है ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन अब जब हम रीपेमेंट कर देंगे तो इस एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स करके कैंसिल कर दिया जाएगा। डिबेंचर हमने ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर डिबेंचर इशू हो चुका है, ठीक, क्योंकि क्रेडिट कर दिए हैं। ठीक है, और जब लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर को डेबिट करके और इसको क्रेडिट करके एसिड को रिवर्स करके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बस ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे बिंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो बैलेंस शीट में सेम वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस हमने देखा हुआ है। देखो लेट सपोज ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में बैंक लोन आएगा। ठीक है, बैंक लोन का अमाउंट लिख देंगे जितना का भी हमने लोन लिया है,
ठीक है, और इसको लिखेंगे वही सेम ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है, ऑफ डैश डिबेंचर, मतलब जितना भी डिबेंचर इशू करा हुआ है ऑफ रुपीज़ डैश इच, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर इशूड, जितना का भी डिबेंचर हमने इशू करा है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे जो डिबेंचर हमने इशू करा हुआ है इसको लिखेंगे, और इस डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस उतना ही अमाउंट से माइनस होकर नील हो जाएगा। बस यही हमें शो करना होता है, इतना सा, और ये हो जाएगा टोटल। और बाकी एसेट साइड में सिंपल वही चीज़ है, फिर मैं बैंक में क्या दिखाना पड़ेगा, करेंट एसेट के अंदर में बैंक में वही जितना अमाउंट हमने लोन लिया है वो चीज़ें हो जाएगी। सिंपल सी ये चीज़ें होती है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी इसके बहुत ही ईजी है, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया हो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, कि इसके दो मेथड है। एक क्वेश्चन में बताता है तो किस मेथड से क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है कि कोलेटरल सिक्योरिटी जो वो मेंटेन कर रहा है एंट्री पास करना है, ठीक है, तो उसको एंट्री पास करेंगे, और इस मेथड से हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। कि बैंक से हमने लोन कितना का लिया है, बैंक से तो लोन लिया है 80,000 का, तो 80,000 बैंक अकाउंट ये हो जाएगा टू बैंक लोन 80,000, और हमने डिबेंचर इशू करा हुआ है कितना 5,000 डिबेंचर 100 इशू पब्लिक को इशू करा गया है, तो उसके लिए अलग एंट्री पब्लिक वाला कर देना कि डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 1,013% डिबेंचर 100 कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू किया गया है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में कितना इशू करा गया है 1,000 डिबेंचर और कितने वाला 100 रुपये वाला, ठीक है। तो ये कितना का हो जाएगा 1,00,000 का हो जाएगा, ठीक है, 1,00,000 का हो जाएगा, 1,00,000 1,00,000, इसको लिख देना कि बिंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैंक लोन में 80,000 आ जाएगा और 80,000 यहाँ कैश में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर लिख देंगे 1,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। और यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा, डिबेंचर इशू करा हुआ है 1,00,000 का, और 1,00,000 का सस्पेंस अकाउंट में ये माइनस होकर नील हो जाएगा जीरो, बस ये हो जाएगी प्रेजेंटेशन। सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 15 डन है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। यहाँ पर नरेशन बता देता हूँ मैं कि बैंक से लोन लेने की, यहाँ तो लिखेंगे बैंक लोन टेकन, बिंग बैंक लोन टेकन, सिंपल यहाँ पर लिख देंगे बिंग 1,000 डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 15। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नया टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर तो इशू कर रहे हैं लेकिन कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, कि रिडम्पशन के टर्म्स को देखते हुए कि हमें रिडीम किस टाइप से करना है। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की हेल्प से चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड ने इशू करा हुआ है 5,000 9% डिबेंचर 100 वाले, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। कि डिबेंचर इशू किया गया है पार पे और रिडीमेबल भी पार पे है, मतलब कुछ एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद 5 साल 6 साल 8 साल 4 साल 9 साल 10 साल के बाद हमें जब डिबेंचर वापस करना होगा तो कैसे कैसे वापस करना होगा ये टर्म्स क्वेश्चन बताएगा, उसके हिसाब से इशू के एंट्री में क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है, ठीक है, और करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका भी। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री वही होगा कि पहला नंबर में क्या है कि इशूड एट पार, पहला का ए नंबर देखते हैं, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना परसेंट है 9%, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसका हो जाएगा, अरे यार साफ हो जाओ,
तो इसका हो जाएगा 5,000 डिबेंचर हमने इशू करा हुआ है, और जो 100 रुपये वाले डिबेंचर है इशू कराया गया है पार पे, और रिडीम भी होगा पार पे। ठीक है, तो इसमें एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 5 लाख से 5 लाख से एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, लिख देना बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसका बी नंबर में होगा ट्रांसफ़र की एंट्री। तो 9% डिबेंचर जैसे अभी तक करते आए थे सेम वैसे ही करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक ही बार में पूरा पैसा रिकवर कर रहा है, मतलब कि रिसीव कर रहा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ। ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख और 5 लाख, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा में क्या बोल रहा है कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम 10% एंड रीपेबल एट पार, कि इशू तो 10% प्रीमियम पे हुआ है लेकिन रिडम्पशन करना है पार पे। ठीक है, तो बस हमें तो इशू की एंट्री पास करनी है, बस देखना है कि रिडम्पशन किस किस पे हो रहा है। अगर पार पे हो रहा है तो एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 5,000 डिबेंचर और 10% प्रीमियम है, यानी कि 110 पे पैसे रिसीव होंगे, तो ये 5,50,000 रिसीव हो जाएंगे। लिखेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, इसका बी नंबर में ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। ट्रांसफ़र की एंट्री में करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से ही एंट्री की जाती है। ठीक है, तो 5,000 इंटू 100 रुपये, यानी कि 5 लाख तो फेस वैल्यू पे चल जाएगा, और जो बाकी प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है, 5,000 इंटू 10% था तो 10 रुपये, यानी कि ये 50,000 तक प्रीमियम में चल गया। और यही बना डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,50,5,50। ठीक है, ये देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आया था, इसको ट्रांसफ़र करना डिबेंचर अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तीसरा में क्या हो रहा है कि डिस्काउंट पे इशू किया गया है 5% डिस्काउंट पे, लेकिन रीपेबल है पार पे। तो रीपेबल अगर पार पे है तो उसके उसमें हमें एंट्री में कोई चेंज नहीं मिलेगा, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे तीसरा का ए नंबर में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अच्छा 9% है, तो टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल सिंपल सी चीज़ वही कर देंगे। ठीक है, 5,000 इंटू 5% डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 5% घटाएंगे तो 95 आएगा, और 95 के हिसाब से 4,75,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 4,75 और 4,75, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बी नंबर में ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 9% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू से आएगा, तो 5,000 इंटू 100 यहाँ आ जाएगा 5 लाख रुपये। ठीक है, ये 5 लाख रुपये आ गया, और बाकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 4,75 से हमने क्या किया था, पैसा रिसीव किया था, और 5 रुपये का डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना हो गया, 5,000 और 5% था, यानी कि 5,25,000। ठीक है, तो इस हिसाब से एंट्री टैली हो जाएगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिंग बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, ये सिंपल सी एंट्री, इसमें कोई चीज़ नहीं है, जो अभी तक हमने सीखा है वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जब रिडम्पशन एट पार होगा, अब रिडम्पशन का, अब जो रिडम हो सकता है वो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो प्रीमियम में होगा या फिर फेस वैल्यू पे ही हो सकता है। ठीक है, रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट में नहीं होता है डिबेंचर का। ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना है।
इसके आगे का केस को कवर करते हैं। आगे 4, 5 में क्या बोल रखा है, आगे 4th नंबर केस है। चलिए 4था नंबर केस का पहला पॉइंट। तो 4th नंबर केस में ये बोल रखा है कि इफ द डिबेंचर इशूड एट पार एंड रीपेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू हुआ है पार पे लेकिन पेबल है, जब भी पे करना होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो प्रीमियम पे होगा, और प्रीमियम है वो 10% है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इशू की एंट्री हमें ये पास करना है, रिडेम्पशन का नहीं करना है, इशू का ही करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इशू पे पार पे हुआ है टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 5,000 इंटू 100 यानी कि 5,00,000 रुपए। तो बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इधर भी 5,00,000 लिख लो, ये हो गया। उसके बाद इसका बी नंबर एंट्री होगा ट्रांसफ़र की, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 9% डिबेंचर, ये कितना 5,00,000 था और डिबेंचर में चल गया 5,00,000 रुपये। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक चेंज क्या आएगा कि जब भी हमें पता होती है, ठीक है, जब भी हमें पता है कि एक फ्यूचर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को हम अभी से रिकॉर्ड करके चलते हैं। उस लॉस को हम क्या करते हैं, अभी से रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है ना, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब देखोगे कि जो डिबेंचर रिडीम होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। ठीक है, 10% प्रीमियम पे हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस लॉस को हम बोलते हैं लॉस ऑन, या उस जो प्रीमियम है उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, उस लॉस को उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक तरीके से हमारी लायबिलिटी है कि उस समय हमें एक्स्ट्रा पे करना है प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और लॉस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा। ये कितना है, 10% है ना, तो 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000। और ये एक लॉस है, अभी लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर में पे करना है, तो एक तरीके से लॉस ही ना है, तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो ये 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000, इसको लिखेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे। फिर 5वां में क्या बोल रखा है, 5वां में बोल रहा है कि डिबेंचर जो है इशू करा गया है एट अ डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम, 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट पे इशू करा गया है, तो 5% कम पैसा आएगा, यानी कि 5,000 इंटू 95, तो ये 475 हो जाएगा, 475 और 475। ठीक है, लिख लेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद इसका बी कैंडिडेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू ये क्या बोलते हैं 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें तो 475, और हमेशा जो है डिबेंचर पे फेस वैल्यू के साथ आता है, तो 5,000 इंटू 100 यानी कि 5,00,000। ठीक है, तो डिस्काउंट वाला आ गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। और एक और है कि जब रिडीम करेंगे तो वहाँ पर हमें 10% प्रीमियम के साथ रिडीम करना है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये रिडम्पशन के समय वाला प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो है वो 5,000 इंटू 10 जो है 50,000 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आने वाली है।
ठीक है, चाहो तो 2 लिख सकते हो, चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। एक तो डिस्काउंट पे इशू करा हुआ है, एक तो डिस्काउंट, ठीक, एक तो डिस्काउंट और दूसरा हमारा लॉस, ये लॉस, ठीक है ना, ये लॉस है, और दूसरा हमारा डिस्काउंट। या चाहो तो एक तरीके, दोनों एक तरीके से नुकसान ही है, दोनों तो नुकसान ही है। हमें सस्ते पे सामान दिया है, 5 लाख का सामान 475 पे सस्ते पे दिया है, और जब वापस करेंगे तो 50,000 और एक्स्ट्रा देना है, तो ये भी नुकसान ही है। तो दोनों नुकसान को एक ही में मर्ज कर को लिखते हैं, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इसमें 5,000 पर जो लॉस हुआ है, 5 रुपये डिस्काउंट वाला प्लस 10 रुपये प्रीमियम वाला, ये प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, टोटल नुकसान 15 रुपये हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 75,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, टोटल 75,000 का नुकसान हो गया। एंट्री देखोगे तो सही है, टैली है। यहाँ पर लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट 6th नंबर एंड लास्ट इसका केस क्या बनता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसको देखेंगे तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि द कंपनी ने इशू करा है प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे ही होगा। तो 6 का ये नंबर देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये 5,000 इंटू प्रीमियम पे इशू करा गया है, एक्स्ट्रा पे इशू करा गया है, और प्रीमियम है 5%, ठीक है। तो 5% प्रीमियम पे इशू करा है, मतलब 105। इसका देखेंगे तो ये 5,25,000 पैसे मिले होंगे, 5,25,000। तो लिखेंगे बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। और बी नंबर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में मतलब फेस वैल्यू आती है ना, याद रखना। 5,000 इंटू 100 रुपये इनके 5 लाख, ठीक है। यहाँ तो 5,25,000 है, तो 25,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो लिखेंगे टू, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करा गया था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 5% प्रीमियम था, तो 5,000 इंटू 5, 25,000 प्रीमियम का है। और जब रिडीम होगा तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, यानी कि रिडीम करने के समय जो लॉस होगा उस लॉस को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। ये दोनों अलग चीज़ है, ये तो फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान है, ठीक है। ये है प्रॉफिट है, फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे इशू करा हुआ है, और ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो नुकसान है। जब रिडीम करेंगे तो एक्स्ट्रा पे करना होगा, और ये भी 5% है, तो 25,000 का नुकसान होगा। और ये इसी नुकसान को हमें यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना होगा लॉस ऑन इशू करके, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000, ठीक है। तो इस टाइप से एंट्री हो जाएगी। इसको लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी इफ़ यू एनी डाउट, सारे क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं, कुछ थोड़ी बचा है, अब सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब रिडम्पशन की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन फिर भी एनी डाउट है तो मेंशन करिए इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।